नहीं, कल एमकॉम ऐड किया था मैंने। हाँ हाँ, उसमें मुझे पता चल गया था इकोनॉमिक्स किस में है। एमकॉम ऐड किया था, बीए और बीकॉम। हेलो, स्टार्ट करूं? ठीक है, तो बच्चों बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, क्योंकि हम इसकी थियरी को अच्छी तरीके से ऐप पे कर चुके हैं। एक एक कॉन्सेप्ट हमारा वहां पे क्लियर है, और फिर हम उसके अब आपके आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आएंगे। अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि अगर आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप अच्छी तरीके से अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी। और अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, आपका एग्जाम मोर देन 1.5 मंथ्स, 15 जून के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको अगर प्रॉपर तरीके से रिवीजन और प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से मटेरियल्स, पीडीएफ, लेक्चर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सारे आपको मिलेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशंस को और बूस्टअप कर सकते हैं। पहले हमने लेक्चर्स को देखा, फिर हमने अब उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाएंगे। हम एक एक टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन करते जाएंगे अपने ऐप पे। जो आपका रिवीजन पार्ट होगा वो आपके ऐप पे चलेगा, और आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली आपके यूट्यूब पे चलेंगे। तो इसलिए अगर आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, अगर आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, और आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो इट्स द राइट टाइम टू एनरोल योरसेल्फ ऑन द रिस्पेक्टिव कोर्सेज। आप जिस भी कोर्स के हैं उस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, आई एम न्यू स्टूडेंट नेम शगुन अग्रवाल। ओके, ठीक है शगुन, वेलकम टू द एलयू अपडेट। ओके, तो जो लोग यहाँ पे हैं वो तो है ही है, बाकी जो बच्चे अभी तक एनरोल नहीं कर पाए हैं वो अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे से करना चाहते हैं, फॉर दैट वो अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन आपके सामने होगा, ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपको क्लियरली एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप जब एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी आप सारे क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस को सही करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और जब क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन कमेंट करिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है जानने में कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो इफ यू मेंशन द क्वेश्चन नंबर विद द रिस्पेक्टिव ऑप्शन, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि आपने सही आंसर दिया है या सही आंसर आपने दिया है कि नहीं दिया है। इट इज गुड फॉर अस ऑल्सो, तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा ये समझने में, ये जानने में कि आपने जो आंसर दिया है वो आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और जवाब देना होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ओके, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही आपका आ रहा है कि हम इकोनॉमिक्स का फादर किसको जानते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आप ये देखेंगे कि आप इन सारे नाम से अवेयर होंगे, टी.आर. माल्थस, एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो। आप ये सारे नामों से बिल्कुल अच्छी तरीके से अवेयर होंगे। अब अगर आप इन नामों से अवेयर है तो आपको आंसर भी पता होगा कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो अब आपको ये भी पता है कि इन लोगों ने, क्योंकि डिफरेंट इकोनॉमिक्स आर हैविंग डिफरेंट अप्रोचेस, उनके अलग अलग अप्रोच हैं, उनके अलग अलग बुक्स हैं, तो और उनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है टू द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इनके बुक्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब एडम स्मिथ की एक फेमस बुक है, एडम स्मिथ की एक फेमस बुक है,
उस बुक का नाम, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन तो है ही है, अब आपके इसी ऑप्शन से कई सारे क्वेश्चन और आ सकते हैं, तो आपके ऑप्शंस, अब आप सीधे क्वेश्चन पे आके सीधे क्लियरिफिकेशन दे दो, तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है कि आप एक एक ऑप्शन को करते जाइए, एक एक ऑप्शन को समझते जाइए, बट आपको ऑप्शन को डिटेल में भी समझना है अगर आपको आगे आने वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। बिल्कुल चित्रांश का आंसर बिल्कुल सही आया है कि एडम स्मिथ ने किताब लिखी है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आपने नेशन लिखा है, वो नेचर है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो आप बुक का नाम लिख सकते हैं यहां पे, एन इंक्वायरी टू द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी टू द वेल्थ ऑफ नेशन, टू द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब बात ये करते हैं कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी फेमस बुक कौन सी है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये बुक उन्होंने लिखी कब थी। तो ये बुक इन्होंने, हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक इन्होंने 1776 में लिखी थी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक इन्होंने 1776 में लिखी थी। अब दूसरा हमारा आता है अल्फ्रेड मार्शल। अगर हम अल्फ्रेड मार्शल की बात करें, सोनाली एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज, सोनाली कॉजेज होगा वहां पे। अब अगर हम अपने अल्फ्रेड मार्शल के बारे में बात करें, तो अल्फ्रेड मार्शल को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडर्न फादर कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां बात यह आती है कि अब इन्होंने भी किताब लिखी थी, तो अब अल्फ्रेड मार्शल की किताब, अल्फ्रेड मार्शल जी ने कौन सी किताब लिखी थी, तो इनकी किताब थी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी जो किताब थी उस किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल ने किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये किताब उन्होंने 1890 में लिखी थी। 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने किताब लिखी थी, जिनको हम फादर कहते हैं मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ये किताब उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में लिखी थी। फिर दूसरे हमारे आते हैं वेरी, एक अगर आप बात करें तो इस ऑप्शन में नहीं है, बट बात कर लेते हैं जेएम कीन्स, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमने बोला ना फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अल्फ्रेड मार्शल। बट जब हम जेएम कीन्स की बात करते हैं, जब हम जेएम कीन्स की बात करते हैं तो उनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वी आर कॉलिंग द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। तब हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, और ये समझते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा रहा है। अब इनकी बुक कौन सी थी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनकी बुक का नाम था, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये किताब इन्होंने 1936 में लिखी थी, 1936 में लिखी थी। दिस बुक इज रिटन बाय हिम इन 1936। अब हम बात करते हैं बेसिकली अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो अगर हमने डेविड रिकार्डो की बात की, अब कौन बताएगा कि डेविड रिकार्डो ने कौन सी बुक लिखी थी? हु इज गोइंग टू टेल मी कि डेविड रिकार्डो ने कौन सी किताब लिखी थी? हम बात करते हैं डेविड रिकार्डो की। इनका जो कंट्रीब्यूशन था डेविड रिकार्डो का, वो कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक थियरी के लिए था। डेविड रिकार्डो का कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक थियरी, कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक थियरी, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमिक थियरी के लिए था। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमिक थियरी के लिए था। और डेविड रिकार्डो की जो बुक थी, उस बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन।
प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये इनकी बुक का नाम था। अब अगर हम बात करें अपने एडम स्मिथ की बात करें, एडम स्मिथ की बात हमने कर ली है, ये इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी और डेविड रिकार्डो ने ये लिखा था। टीआर माल्थस की बात करें तो देयर इज हैविंग अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमारे आंसर तो आ ही चुके हैं, हमारे ऑप्शन सारे आ चुके हैं, काफी लोगों ने आंसर दे भी दिया है इसका, कुछ लोगों ने सी बोला है, कुछ लोगों ने बी बोला है, बट मोस्ट ऑफ द आंसर इज बिलोंग टू सी। उमा अग्रवाल ने बी बोला है, बाकी मोस्ट ऑफ द लोगों ने ए बोला है। तो इसका जो बी बोला है, सी बोला है, कुछ लोगों ने बी बोला है, बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एडम स्मिथ। इसलिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडम स्मिथ। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। अब आपको जब ये अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप अपने क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। और अगर आप अपने ऑप्शंस को सही करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज डाउनलोड एलयू अपडेट, जो कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। इस ऐप को डाउनलोड करना है, आपको अपना कोर्स इनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशंस को बूस्टअप करना है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वी आर नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? कौन हमारे वेल्थ ऑफ नेशंस का ऑथर? अभी हमने बात की है कुछ देर पहले कि वेल्थ ऑफ नेशंस की कौन सी किताब, अभी हमने जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में इस चीज की बात की है कि किसने कौन से बुक्स लिखे हैं, किसने किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, अभी हमने जस्ट इसके बारे में पढ़ा है। तो अगर हम वेल्थ ऑफ नेशंस की बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशंस, दिस बुक इज बेसिकली रिटन बाय whom? कौन बताएगा? फटाफट ऑप्शन दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करिए। राशि द्विवेदी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। हाँ, ये आपकी जॉन मेनार्ड कीन्स की बुक का नाम है, ये बुक जेएम कीन्स ने लिखी है। करेक्ट राशि। यहां बात ये हो रही है कि वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो बुक है, इस बुक को किसने लिखा है? दिस वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय whom? फटाफट बताइए, आंसर फटाफट करिए, अभी मैंने तुरंत आपको बताया है। तो इस बुक को अगर हम बात करें तो दिस वेल्थ ऑफ नेशन इज सिंपली रिटन बाय एडम स्मिथ। कौन बताएगा? दिस बुक इज सिंपली रिटन बाय एडम स्मिथ। मेरी आवाज जा रही है सबको? प्लीज, हाँ, कमेंट सबके आने स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडम स्मिथ। आपको ये बता दिया है कि किसने कौन सी किताब लिखी है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैंने आपको एक क्लियर कर ही दिया है कि हु इज गोइंग टू राइट टू डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर वे में बता देता हूं। अगर हम बात करें आपके एडम स्मिथ की, अगर हम बात करें आपके एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ ने जो किताब लिखा है उस किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, into the nature and causes of wealth of nations। ये किताब लिखी थी एडम स्मिथ ने, और ये किताब लिखी कब थी? 1776 में। तो ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा कौन से ईयर में लिखी थी और कौन सी बुक लिखी थी। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। दूसरे हैं हमारे एल्फ्रेड मार्शल। सेकेंड इफ बी टॉकिंग अबाउट, then second is Alfred Marshall, and if we talking about Alfred Marshall, क्योंकि ये ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन हमारी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत रहा है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम एल्फ्रेड मार्शल को बोले तो इन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक लिखी गई थी एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, और कौन से ईयर में लिखी गई थी? दिस बुक इज रिटन इन 1890। दिस बुक इज रिटन इन 1890। फिर नेक्स्ट की बात करें अगर हम,
तो नेक्स्ट हमारे जो है वो जेएम कीन्स है। जेएम कीन्स ये कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका बुक आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, किसके क्या रोल है। यू हैव टू नो वेरी वेल विच इकोनॉमिस्ट कंट्रीब्यूशन इज मोर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जेएम कीन्स। अब अगर हम जेएम कीन्स की बात करें तो इनकी बहुत फेमस बुक है, इनकी बहुत फेमस बुक है, और ये इतनी अच्छी बुक है, मैंने इस बुक को डिटेल्ड में पढ़ी है, जेएम कीन्स की, जॉन मेनार्ड कीन्स की। और उस बुक का नाम है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयमेंट को, इंटरेस्ट रेट्स को, मनी को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। और ये बुक इन्होंने 1936 में लिखी थी। दिस बुक विल बी रिटन बाय हिम इन 1936। ठीक है, तो ये कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट है और इनकी बुक है। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है, दिस क्वेश्चन कि जो वेल्थ ऑफ नेशंस है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑब्वियस से बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन से बुक, किस ईयर में, किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा, कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थियरी दी है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस वेरी इजी वे। तो आप अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 20 कमेंट आ गए हैं। कीन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस स्टडीज, बिल्कुल। हाँ, जितने लोग हैं सारे लोग जवाब देने की कोशिश करिएगा एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। यहां क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय अर्थशास्त्री नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी ये है कि यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा कंपटीशन फेस करना है अपने एंट्रेंस एग्जाम में। तो उस चीज के लिए आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, आपको ऑप्शंस क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे। और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया और ऑप्शन के आंसर आना स्टार्ट हो गए। यस आर्यन, रिवीजन चल रहा है हमारा, ये रिवीजन हमारा बेसिकली रिवीजन बैच चल रहा है। इसमें हम कॉन्सेप्ट्स को अपने ऐप पे पढ़ेंगे और जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसको हम अपने यूट्यूब पे और अपने ऐप के थ्रू बच्चों के साथ जुड़ेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या है। तो अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का सिंपल सा मतलब देखें तो ऐसे इकोनॉमिस्ट दोज हु आर ओरिजिनेटेड लेट 18th century, दोज हु आर originated those who are originated late 18th और 19th century। अब ऐसे इकोनॉमिस्ट जो हमारे 18th और 19th सेंचुरी के लेट में ओरिजिनेटेड है, वहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो 18th और 19th सेंचुरी में आए हैं, उन इकोनॉमिक्स को हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन से हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं और कौन से हमारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, कौन से हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली ऑप्शन तो आंसर तो सारे आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, बट आप इसकी थ्योरी वाली क्लास कहां है बेटा, ऐप पे है। आप जाओगे अपने इकोनॉमिक्स के रिवीजन पे जाओगे तो वहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक फोल्डर दिखेगा, उस माइक्रो इकोनॉमिक्स के फोल्डर में आपको ये वाली क्लास रिवीजन पोर्शन में आपको दिखेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें समझना सबसे पहले जरूरी ये है कि अगर हम बात करें जेबी से, जेएस मिल, टीआर मार्थस और एडम स्मिथ, ये लोग, इन लोगों के नाम ऐसे हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा या आपको मैं बता दूं, इन लोगों के नाम बेसिकली आप एक साथ पढ़ेंगे या इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं
इनके कॉन्सेप्ट्स आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, या आपने जब इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था सबसे पहले आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जेबी का कॉन्सेप्ट क्या है, जेएस मिल का कॉन्सेप्ट क्या है, टीआर माल्थस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये ऐसे इकोनॉमिस्ट है हमारे जिनका क्लासिकल कॉन्सेप्ट रहा है, जिनके कॉन्सेप्ट्स 18th 19th सेंचुरी में प्रोपाउंडेड हुए हैं, इसलिए इन इकोनॉमिस्ट को हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स क्लासिकल नेचर के हैं, दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू प्रेजेंट सिनेरियो। हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट हमारा प्रेजेंट सिनेरियो में एप्लीकेबल ना हो, इसलिए ये जो बाकी तीनों हमारे इकोनॉमिक्स हैं, जेबी से, जेएस मिल, टीआर माल्थस, दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। तो एक ऐसा नाम है जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो वो है आपके एल्फ्रेड मार्शल। इसलिए इस केस में जो आपका आंसर है दैट इज आंसर डी। इसमें जो आपका आंसर होगा वो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा करेक्ट है। आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, आपका इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। एनी डाउट, एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट्स, अदरवाइज आप वॉइस रेज करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने तो ऐप पे सब्सक्रिप्शन लिया है, तो यू आर हैविंग फुल अथॉरिटी टू आस्क योर डाउट, आस्क योर क्वेरीज, आस्क योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक्स वाज रिगार्डेड एज डिसिमल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसका जवाब दीजिएगा। और उससे पहले हमको समझना यह जरूरी है कि डिसिमल साइंस का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र को निराशाजनक विज्ञान माना जाता था क्योंकि इट स्टडीड मनी एंड वेल्थ, इट स्टडीड ह्यूमन बीइंग, इट स्टडीड सोशल इश्यूज, या इट स्टडीज इंटरनेशनल इश्यूज। तो हम क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, अपने ऑप्शंस पे बाद में आएंगे। पहले हमको समझना यह जरूरी है कि ये जो क्वेश्चन में वर्ड मेंशन है डिसिमल साइंस, इस डिसिमल साइंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिसिमल साइंस। तो अगर हम इस डिसिमल साइंस की बात करें तो ये हमारे एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया था, हिस्टोरियन थॉमस कैरले ने, जिन्होंने बोला था इसका मतलब डिसिमल साइंस मींस डिसिप्लिन ऑफ साइंस, डिसिप्लिन ऑफ साइंस। ओके, तो दिस डेसिमल साइंस मींस सिंपली डिसिप्लिन ऑफ साइंस। और ये वर्ड जो है ये कॉइंड किया गया था स्कॉटिश हिस्टोरियन थॉमस कैरले के द्वारा, जिन्होंने इस डेसिमल साइंस को डिसिप्लिन ऑफ साइंस के रूप में एक्सप्लेन किया था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब अभी तो हमारा ये था कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट इस वर्ड का मतलब क्या है। अब बात ये करते हैं कि इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या है। इसमें धन और संपत्ति का अध्ययन किया जाता है। इट स्टडीड ह्यूमन बीइंग्स, इसमें मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। इट स्टडीज सोशल इश्यूज, इसमें सामाजिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। या इट स्टडीज इंटरनेशनल इश्यूज, इसमें हम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बारे में स्टडी करते हैं। तो मोस्टली लोगों के आंसर मुझे लग रहा आ गए हैं। इसके जो करेक्ट आंसर है सेकंड 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 सेकंड, आर्यन क्या सेकंड? ठीक है, तो अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें या इसके आंसर की बात करें तो इस केस में जो आपका ऑप्शन है, इन दिस केस इट स्टडीज सोशल इश्यूज, दिस स्टडीज सोशल इश्यूज। इन दिस केस एज यू नो कि जिसमें हम अपने सामाजिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, तो जिसमें हम अपने सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं उसको हम डिसिमल साइंस या डिसिप्लिन ऑफ साइंस में गैदर आउट करते हैं। इसलिए इस केस में जो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? आंसर सी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है इन दिस केस आपका आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनी डाउट, एनी क्वेरी यू कैन आस्क प्लीज। एनी डाउट? यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए इसको पढ़िए। रीड दिस क्वेश्चन। द टर्म इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय।
जो आपका इकोनॉमिक्स का टर्म है उसको सबसे पहले किसने यूज किया था? अर्थशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स, जेएम कीन्स, एडविन कैनन। एल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। वैसे बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल स्टैटिक हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना होगा और उसका जवाब देना होगा। तो द इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो सबसे पहले किस अर्थशास्त्री के द्वारा यूज किया गया था? तो आंसर इज, लोगों के ऑप्शन आना स्टार्ट हो गए हैं, एडविन कैनन। यस, एडविन कैनन इज द करेक्ट आंसर। इस केस में एडविन कैनन इज द इकोनॉमिस्ट हु इज गोइंग टू यूज द टर्म इकोनॉमिक्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सर ये रिवीजन फोल्डर में तो थ्योरी वाली क्लास ही नहीं है बेटा, आपको रिवीजन, आप लाइव अपने रिवीजन थ्योरी पे जाओगे, वहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोल्डर दिखेगा, वहां पे आपको ये अभी वीडियो इंपोर्ट की गई, आप वहां से देख सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप वीडियो को नहीं ढूंढ पा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप एलयू अपडेट की टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे अगर आपको कोई फोल्डर या कोई वीडियो नहीं मिल रहा है। एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी रिवीजन फोल्डर में, आपके इकोनॉमिक्स के रिवीजन फोल्डर में आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक फोल्डर बनाया गया है, उसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको प्रॉपरली वहां पे वो सारे वीडियोज और एमसीक्यू मिलते जाएंगे। तो जिन भी लोगों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, अभी भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप अपने कोर्स, अभी भी आप अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो प्लीज इमीडिएटली यू कैन परचेज योर कोर्स ऑन एलयू अपडेट। चलिए इसको पढ़िए। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ। मार्शल ने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया था कि आप किस चीज की स्टडी करेंगे तो आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, आप किस चीज की स्टडी करेंगे तो आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र निम्नलिखित का अध्ययन है: ट्रेड दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, that is related to business, mankind that is related to human being, that is related to human being, and next is material welfare, जिसमें आपका जो वेलफेयर हो रहा है वो मैटेरियलिस्टिक वे में हो, योर मटेरियल में भी इन मैटेरियलिस्टिक वे, आपका भौतिक कल्याण दिखना चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें हम बेसिकली मार्शल ने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया था, तो उस मार्शल ने सिर्फ ट्रेड के बारे में बात किया था, केवल व्यापार के बारे में बात किया था, या मैनकाइंड के बारे में बात किया था? लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए, 6 का डी, या मैनकाइंड या सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में बात किया था, या मटेरियल वेलफेयर, आपका जो भी कल्याण हो रहा है वो आपको मैटेरियलिस्टिक वे में दिखना चाहिए, या ऑप्शन बी एंड सी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। इन दिस केस योर आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, इस केस में जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। ओके, इसकी बात करते हैं। द बुक, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस वॉज रिटन बाय, इस बुक को किसने लिखा है? दिस बुक वॉज रिटन बाय, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस वॉज रिटन बाय, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? लियोनेल रॉबिन्स, एल्फ्रेड मार्शल, पीए सैमुअल्सन, या जेआर हिक्स। तो अभी आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सी किताब लिखी हुई है, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, तो उस बेसिस पे ये बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 7th का ए ऑप्शन करेक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं,
कि लियोनेल रॉबिन्स, कसिस, अनिकेत 7th ए लियोनेल रॉबिन्स, उपमा अग्रवाल ए, राशि द्विवेदी ए, सोनाली सैनी ए, हर्षदीप श्रीवास्तव ए, सिद्धि कक्कर ए, सौम्या यादव ए। तो अगर आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप एक एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर है कि दिस बुक दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस वाज रिटन बाय लियोनेल रॉबिन्स। इसलिए इन दिस केस योर आंसर ए इज करेक्ट। इस केस में जो आपका ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो सबसे ठीक है, वो सबसे ठीक है। सगुन नाम है आपका, ठीक है सगुन, ओके नो इशू, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज लियोनेल रॉबिन्स की जो बुक है उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इमीडिएटली। इस पे आते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग is not regarded as neoclassical economist। निम्नलिखित में से किसे नव शास्त्रीय अर्थशास्त्री नहीं माना जाता है? जेएस मिल, एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, एडविन कैनन। जेएस मिल, एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू या एडविन कैनन। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किसको कहते हैं? तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये हमारा एक ब्रॉड अप्रोच है। दिस इज आवर ब्रॉड अप्रोच। इस वर्ड को मतलब समझते हैं, इट इज अ ब्रॉड अप्रोच, इट इज अ ब्रॉड अप्रोच, इट इज अ ब्रॉड अप्रोच that attempts to explain अब ये आपका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक ब्रॉडर चीजों से डील करता है, उसके बारे में बात करता है, वो इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है। प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कंजम्पशन थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। यहां पे आपके सप्लाई की बात भी हो रही है और आपके डिमांड की बात भी हो रही है। एज यू नो, सप्लाई इज हैविंग पॉजिटिव रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड डिमांड इज हैविंग इनवर्स एंड इनडायरेक्ट रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। अब बात यहां ये आती है कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ता क्यों है? सॉरी, प्राइस बढ़ने की वजह से, अगर हमारी प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी वजह से, अगर हमारी प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी वजह से हमारी सप्लाई क्यों बढ़ती है? कौन बताएगा? कौन बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो होलसेलर, रिटेलर अपनी सप्लाई को बढ़ाता क्यों है? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? इतने सारे बच्चे हमारे इस ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं, कौन बताएगा कि जब हम प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो हमारी सप्लाई क्यों बढ़ती है? आदर्श, सौम्या, कशिश, अनिकेत, शुभम, हर्षदीप, उमा, सोनाली, स्नेहा, राशि, आंचल, मुकेश, सिद्धि, हर्ष, आर्यन, वानिया, कौशल, एवरीबॉडी, कौन बताएगा कि जब हम प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो हमारी सप्लाई क्यों बढ़ती है? किसी ने कमेंट किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो आपको रिलेशन पता है। प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करने के लिए कशिश का आंसर आया है कि अगर आप प्राइसेस के बढ़ने की वजह से सप्लाई को बढ़ाते जाओगे तो आपका जो प्रॉफिट है उसका शेयर बढ़ता जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि व्हेन द प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, शुभम कनौजिया का कहना है क्योंकि सर तब हम उसकी क्वालिटी अच्छी रख देते हैं। ठीक है, अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं
कि व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीज तो सप्लाई को होलसेलर क्यों बढ़ाता है, हाई कैटेगरी को टारगेट करने के लिए आरएम और एडवर्टीजमेंट भी करने के लिए। ध्यान से एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। सपोज करिए आपने एक कमोडिटी बनाई, उसकी कॉस्ट है ₹50। आपने एक सामान बनाया, उस सामान की कॉस्ट है ₹50 और आपने सेट किया कि इस सामान को हम बेचेंगे जिस प्राइस पे हम इसको मार्केट में बेचेंगे, जिस प्राइसेस पे आपने सेट किया कि हम इसको मार्केट में ₹85 पे सेल आउट करेंगे। ठीक, आपका जो उसका इनपुट कॉस्ट आया, आपको बनाने में जो कॉस्ट आई वो ₹50 है। अब आपने ये बोला कि हम इसको मार्केट में ₹85 में सेल आउट करेंगे। तो जब आपके, इसको 80 कर लीजिए, आपने सेट किया कि हम इसको ₹80 में बेचेंगे। अब आप क्या करोगे कि जब आपके सामान का दाम ₹50 था और आपने उसको ₹80 बेचना स्टार्ट किया, तो जब सामान का दाम 50 और आपने उसको 80 पे बेचा, तो ये आपकी कॉस्ट है और ये आपकी प्राइसेज है। तो जब सामान की कॉस्ट 50 थी और आपने उसको 80 पे बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? ₹30 का। प्राइसेस बढ़ाते जाइए, देखिएगा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। जब आपका सामान 100 का हो गया, सॉरी आपका कॉस्ट वही है, सॉरी आपका कॉस्ट अभी भी ₹50 ही है और आप उसको ₹100 पे बेच रहे हो, तो अब आपका प्रॉफिट मार्जिन ₹50 हो गया। आपका कॉस्ट वही है सामान को बनाने में, अब आप उसको 150 में बेच रहे हो, तो आपका ₹100 का प्रॉफिट हो गया। तो विद द इंक्रीज इन प्राइसेस, द प्रॉफिट मार्जिन इज गोइंग टू इंक्रीज। बिकॉज ऑफ दैट द प्रोड्यूसर, द होलसेलर आर गोइंग टू सप्लाई मोर। ये एक लॉजिकल रीजन है कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से सप्लाई को क्यों बढ़ाया जाता है। तो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से सप्लाई को बढ़ाने का यही एक रीजन है कि हम किस लिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है। सामान वही है, प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, पहले ₹30 कमाया, फिर ₹50 कमाया, अब ₹100 कमा रहे हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारा आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये मार्केटिंग थियरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था हमने, आर्यन का कहना है। और प्रॉफिट निकलती जाएगी। यस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है सबके। किसी को कोई डाउट है? कौन वॉइस रेज कर रहा है? ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे टारगेट करते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने हमारे इस अप्रोच के बारे में बात किया था। हु इज रिगार्डेड, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिनको हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिस्ट में नहीं रखते हैं। तो दैट इज जेएस मिल। बाकी आपके एल्फ्रेड मार्शल, एसी पीगू, एडविन कैनन, ये सब आपके नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। तो इस केस में जो आपका आंसर है दैट इज ए, जेएस मिल इज द करेक्ट आंसर। आंसर ए इज करेक्ट, दैट इज जेएस मिल। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन इमीडिएटली कमेंट्स एंड सॉल्व आउट योर क्वेरी। तो इस केस में जो आपका आंसर है कि किसको हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कंसीडर नहीं करते हैं, देन बी टॉकिंग अबाउट जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पढ़िए। रीड दिस क्वेश्चन। In order to explain economic principle, in order to explain economics principle, the example of Robinson Crusoe, the example of Robinson Crusoe was given by Lionel Robbins, P.A. Samuelson, J.R. Hicks and A.C. Pigou। आर्थिक सिद्धांतों को समझने के लिए रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण अक्सर दिया जाता था। अब उसको समझने से पहले हमको समझना यह जरूरी है कि ये रॉबिन्सन क्रूसो का मतलब क्या है। व्हाट इज द रॉबिन्सन क्रूसो का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको इकोनॉमिक प्रिंसिपल को समझना है तो आपको पहले यह जानना होगा कि रॉबिन्सन क्रूसो का थियरी क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है, या उनके एग्जाम्पल को दिया क्या जाता है। तो अगर हम इनकी थियरी की बात करें
तो रॉबिन्सन क्रूसो का जो मॉडल है, रॉबिन्सन क्रूसो मॉडल रॉबिन्सन क्रूसो मॉडल, ये जो रॉबिन्सन क्रूसो का मॉडल है, दिस बेसिकली इट इज बेसिकली अ सिंपल फ्रेमवर्क यूज्ड टू स्टडी, सिंपल फ्रेमवर्क यूज्ड टू स्टडी, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, यूज टू स्टडी द फंडामेंटल इश्यूज इन इकोनॉमिक्स, द फंडामेंटल इशू इन इकोनॉमिक्स, द फंडामेंटल इश्यूज इन इकोनॉमिक्स। हमारे इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको समझने के लिए हम रॉबिन्सन क्रूसो का मॉडल यूज करते हैं। अब ये एज्यूम क्या करता है, इट एज्यूम्स एन इकोनॉमी, ये क्या एज्यूम करता है, इट एज्यूम्स इन इकोनॉमी, इट एज्यूम्स इन इकोनॉमी। बेटा जो वॉइस रेज कर रहा है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कोई भी क्वेरी है, प्लीज आप कमेंट के थ्रू बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। इट एज्यूम्स इन एन इकोनॉमी देयर इज वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर एंड टू गुड्स, वन कंज्यूमर, there is some problem in marker, one consumer, one producer and two goods। इसमें दो कंज्यूमर होंगे, दो प्रोड्यूसर होंगे, सॉरी एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर, और जो गुड्स होंगे वो दो होंगे। ये रॉबिन्सन क्रूसो का मॉडल है जिसको हम अपनी इकोनॉमी को फंडामेंटल इश्यूज को समझने के लिए करते हैं। और ये मॉडल कहता है कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें एक कंज्यूमर हो, एक प्रोड्यूसर हो और दो गुड्स के बारे में बात करते हो, ऐसे को हम रॉबिन्सन क्रूसो मॉडल में एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर इसी को हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें इस मॉडल को, इफ वी डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड दिस मॉडल, तो सबसे पहले हमारा आएगा प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हमारा एक बजट लाइन टेंजेंट करते हुए निकलेगा, दिस इज योर बजट लाइन, और हमारा इसको इंडिफरेंस कर्व भी टेंजेंट करते हुए निकलेगा। तो दिस इज योर प्रोडक्शन फंक्शन, ओके, दिस इज योर प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज योर बजट लाइन, जिसको आप प्राइस लाइन भी कहते हो, आपकी कितनी अटेनेबल कंडीशन है किसी भी कम्युनिटीज को करने के लिए, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, और ये आपके लेबरर्स हैं, ये L0 है, ये L1 है, दिस इज योर लेबरर्स। अब आपका प्रॉफिट ये है, दिस इज योर प्रॉफिट, और अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो दिस इज योर कॉस्ट। अगर आप थोड़ा सा बजट लाइन के ऊपर जाके बात करेंगे तो यहां से जब आप बात करेंगे तो दिस इज योर कॉस्ट। तो रॉबिन्सन क्रूसो का जो मॉडल है इसमें आप प्रोडक्शन फंक्शन, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं और कॉस्ट निकालते हैं, और उसमें आप ये एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में हमारे एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर और दो गुड्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना और ऑप्शन दे देना, उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमको ये समझना कि ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं इस वर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो गिवन बाय, जो रॉबिन्सन क्रूसो का प्रिंसिपल है उसको किसके द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सिंपल सा आंसर है दैट इज P.A. सैमुएल्सन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज P.A. सैमुएल्सन। इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का P.A. सैमुएल्सन गिवन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जिसमें हम रॉबिन्सन क्रूसो की बात करते हैं। इसलिए इन दिस केस योर आंसर बी इज करेक्ट, सॉरी योर आंसर बी इज करेक्ट। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो वॉज ऑफन गिवन बिकॉज, रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण अक्सर इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो क्या थे, ट्रेडर थे, एक व्यापारी थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, या ही वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के राजा थे, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं थे। तो रॉबिन्सन क्रूसो का मॉडल सिंपल
if you are talking about economics, if you are talking about concepts, if you are talking about principles, तो रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। वो क्या थे? ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। इसलिए इन दिस केस जो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि रॉबिन्सन क्रूसो का जो मॉडल है वो आपकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है, जिसमें एक इकोनॉमी हो, सॉरी एक कंज्यूमर हो, एक प्रोड्यूसर हो और दो गुड्स हो। ऐसे इकोनॉमी को हम रॉबिन्सन क्रूसो मॉडल में पढ़ते हैं। तो रॉबिन्सन क्रूसो ही वाज एन इकोनॉमिस्ट। तो इन दिस केस योर आंसर बी इज करेक्ट। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि रॉबिन्सन क्रूसो का जो एग्जांपल है इसको लिया जाता है उदाहरण के तौर पे अक्सर, बिकॉज ही वाज एन इकोनॉमिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए फटाफट। द एग्जाम्पल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो वॉज ऑफन गिवन बाय रॉबिन्स बिकॉज, रॉबिन्सन अक्सर रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण देते थे। जो रॉबिन्सन थे वो हमेशा रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण क्यों देते थे? अभी जो आपका रॉबिन्सन क्रूसो का मॉडल है या जो कॉन्सेप्ट्स है ये बेसिकली दिया गया था लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा। एग्जाम्पल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो दिस इज गिवन बाय, ये जो किसके द्वारा दिया गया था? लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा, लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा, इसीलिए बोला जा रहा है बार बार रॉबिन्सन क्रूसो इज गिवन बाय रॉबिन्स। यहाँ पे ये जो रॉबिन्स है लियोनेल रॉबिन्स है, और ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है इकोनॉमिक मॉडल है। तो ये जो लियोनेल क्रूसो है, ये लियोनेल रॉबिन्स इसके बारे में क्यों बात करते थे? क्योंकि इट बेसिकली एक्सप्लेन द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। आपकी जो इकोनॉमी की फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, यू आर हैविंग फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन योर इकोनॉमी। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आपकी इकोनॉमी की? आपकी इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज व्हाट? हमारी इकोनॉमी में तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, what to produce, second is how to produce, second is how to produce and third is for whom to produce। तीसरा हम बात करते हैं कि हम इसको किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, गरीब के लिए या अमीर के लिए, ये हम प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। यस, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करेंगे या कुछ ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे। जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे तो आप ज्यादा लेबरर्स का यूज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। कंट्री लाइक इंडिया, दिस लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज गुड। आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करोगे तो वहां पे आप कैपिटल ज्यादा लगाओगे। तो कंट्री लाइक यूएसए, दिस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज गुड, क्योंकि आप मशीनरी ज्यादा यूज करोगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और फॉर द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यू हैव टू ऑलरेडी डिसाइड। तो ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई? बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस। अब स्केर्सिटी और चॉइसेस की वजह से वहीं से रॉबिन्सन क्रूसो का मॉडल उसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो का मॉडल उसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है। तो अगर इस क्वेश्चन पे जाएंगे, इट द बेसिक रूल ऑफ इस बिहेवियर वाज सेम एज द आउटर बिहेवियर। इसका जो बेसिक रूल है वो उसके बारे में बता रहा है कि जो आउटर रूल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द बेसिक रूल ऑफ इस बिहेवियर वाज डिफरेंट फ्रॉम आवर बिहेवियर। जो बेसिक रूल है उसका वो हमारे बिहेवियर से बिल्कुल अलग है। ही लेड वेरी डिफिकल्ट लाइफ, उन्होंने बहुत कठिन जीवन लिया है। यस, कब, कहा, कैसे, और नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, द बेसिक रूल ऑफ हिज बिहेवियर विद सेम एज आवर बिहेवियर। तो रॉबिन्सन का मॉडल लियोनेल रॉबिन्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनके
व्यवहार के मूल नियम हमारे व्यवहार के समान थे। इसलिए इन दिस केस योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों ऑप्शन ए करेक्ट है, ये भी आपको लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। और अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने लेक्चर को, अपने प्रॉपर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने कोर्स को परचेज कर लीजिए। एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड करके आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपर लेक्चर, प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर पीडीएफ के साथ, प्रॉपर एमसीक्यू रिवीजन के साथ अभी भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिंपली व्हाट, अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स which amongst the following theme was not subject matter। अब मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि अगर आप स्केर्सिटी और वांट्स की बात कर रहे हो तो ह्यूमन की वांट्स क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। हमारे रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स हैं। हमारे रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर स्केयर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहली बात रिसोर्सेज की कमी है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रिसोर्सेज आर हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज। रिसोर्सेज आर हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज। अब ये जो हमारे रिसोर्सेज है ना, इनके अल्टरनेटिव यूजेज है। अल्टरनेटिव यूजेज कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का यूज हम कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इरिगेशन के लिए हर जगह यूज करते हैं। बट रिसोर्सेज तो स्केयर है ना, उसकी कमी है ना, उसके कई सारे यूज है, अल्टरनेटिव यूजेज है। मिल्क, टी बनाने में, कॉफी बनाने में, कर्ड बनाने में, कुछ भी बनाने में, मिठाई बनाने में आप उसका यूज करते हो। तो रिसोर्सेज आर स्केयर बट दे आर हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज। तो सबसे पहले हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज कम है, और रिसोर्सेज कम होने के साथ साथ उसके अल्टरनेटिव यूजेज भी है। तो इसलिए मैंने लियोनेल रॉबिन्स का इसमें से कौन सा नहीं है, ह्यूमन वांट्स के बारे में तो बात करते ही करते हैं, हमारी रिसोर्सेज स्केयर है उसके बारे में बात करते हैं, और ये भी समझते हैं जी। हेलो, अब ये भी समझते हैं कि जो हमारे स्केयर मीन्स है हम उसके बारे में भी समझते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी समझते हैं। तो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में नहीं देखते हैं, मानवीय इच्छाएं भी हैं, दुर्लभ साधन भी हैं, मानवीय व्यवहार भी हैं, भौतिक कल्याण, या कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंपली व्हाट। इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज मटेरियल वेलफेयर, क्योंकि बाकी जो जितनी भी चीजें हैं उसमें हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मटेरियल वेलफेयर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ह्यूमन वांट्स, स्केयर मींस ह्यूमन बिहेवियर, हम इन सब के बारे में बात करते हैं अपने लियोनेल रॉबिन्स के मॉडल में। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, इसलिए आंसर डी इज करेक्ट इन दिस केस। ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 13 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स अ प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक इन नेचर व्हेन, रॉबिन्स के अनुसार एक समस्या आर्थिक प्रकृति की कब होती है, जब वांट्स अनलिमिटेड हो, मीन्स आर लिमिटेड हो, उसके अल्टरनेटिव यूजेज हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, आर वांट्स आर अनलिमिटेड, उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, और उसके अल्टरनेटिव यूजेज है। हमारी कमी में कोई कमी नहीं है, हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए हमारे साधन बहुत कम है, और उन साधनों के वैकल्पिक उपयोग बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उमा, सौम्या, शुभम, राशि, एवरीबॉडीज आंसर इज करेक्ट। इस केस में जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। इस केस में आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सोनाली, राशि, उमा, सौम्या, एवरीवन्स आंसर इज करेक्ट। ठीक है, वी आर कमिंग टू नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज व्हाट, पॉजिटिव साइंस, नेगेटिव साइंस, डिसमल साइंस, अब नॉर्मेटिव साइंस। तो उससे पहले हमको समझना ये जरूरी है कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है, नेगेटिव साइंस क्या होता है,
या डिसिमल साइंस क्या होता है, या नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। देखिए आप कुछ भी कह रहे हैं, इट इज फोकसेज ऑन व्हाट इज, इट इज नॉट फोकसेज ऑन व्हाट टू बी। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट कह दिया, आपने कुछ भी कह दिया, आपको उस स्टेटमेंट को पॉजिटिवली मान लिया गया। आपने कह दिया महंगाई बहुत अच्छी है, आपका ये कॉन्सेप्ट है, आपने टेंटेटिव एजम्पशन दे दिया, आपने कॉन्सेप्ट दे दिया, क्या है आप उसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट इज, ठीक, तो पॉजिटिव साइंस हो गया। व्हाट ऑट टू बी, ये क्यों है और कैसे है, तो नॉर्मेटिव साइंस हो गया। लेकिन नेगेटिव साइंस की अगर आप बात करो, तो जो आपके नॉर्मेटिव साइंस का और पॉजिटिव साइंस का अपोजिट हो, आप बोलो कि ऐसा होना चाहिए, तो आप बोलो नहीं महंगाई गलत है, बेरोजगारी गलत है, आप बोलो, तो ये हो गया नेगेटिव साइंस। आप बोलो महंगाई बहुत अच्छा है, बेरोजगारी बहुत अच्छी है, आपको उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये पॉजिटिव साइंस हो गया। डेसिमल साइंस आपके डेसिमल ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज सिंपली व्हाट, जब आपसे कोई बोले कि महंगाई अच्छी है, तो नहीं आप उस पर बोलो नहीं नहीं महंगाई अच्छी नहीं है, महंगाई हमारे देश के लिए तो अच्छी है लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं है, इट इज गुड फॉर इकोनॉमी बट नॉट फॉर इंडिविजुअल। तो उस तरीके से अगर आपके अप्रोच है, तो उसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में रखते हैं। तो इसलिए जो रॉबिन्स का कॉन्सेप्ट था, उनके अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट था उनका रॉबिन्स का, पॉजिटिव साइंस, नेगेटिव साइंस, डेसिमल साइंस एंड नॉर्मेटिव। तो इसमें जो उनका कॉन्सेप्ट था सिंपली दैट इज पॉजिटिव साइंस। तो इस केस में जो आपका आंसर है दैट इज आंसर ए इज करेक्ट। इसमें जो आपका ऑप्शन है आंसर ए इज करेक्ट। कसिस पॉजिटिव मींस करंट सिचुएशन, नॉर्मेटिव फ्यूचर सिचुएशन कह सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली ट्रू कसिस। ठीक है, चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी आर कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। सैमुअल्सन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, जो सैमुअल्सन की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की वो किस पे बेस्ड है, मार्शल की डेफिनेशन पे, एडम स्मिथ के डेफिनेशन पे, रॉबिन्सन की डेफिनेशन पे, या कीन्स के डेफिनेशन पे, किस पे डिपेंडेंट है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसकी कौन सी डेफिनेशन है। तो अगर हम बात करें मार्शल की डेफिनेशन की, इफ इट सिंपली टॉकिंग अबाउट मार्शल, तो किसने कौन सी डेफिनेशन के बारे में बात किया है, मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन के बारे में बात किया है, मार्शल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। तो मार्शल ने बोला है स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि अगर आप मैनकाइंड की स्टडी करते हो अपने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, तो ये मार्शल की डेफिनेशन है। एडम स्मिथ का क्या कहना है, व्हाट वर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडम स्मिथ, इसमें एडम स्मिथ का क्या एक्सप्लेनेशन है। तो एडम स्मिथ का सिंपल सा कहना है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर causes and wealth of nations, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन अगर आप बात करते हो रॉबिन्स के बारे में, तो रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या कहती है, तो रॉबिन्स की डेफिनेशन सिंपल से एक लाइन में है। उनकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो आप इकोनॉमिक्स बिहेवियर को स्टडी करते हो, लियोनार्ड रॉबिन्स स्टडी इकोनॉमिक बिहेवियर विद स्केयर रिसोर्सेज, स्टडी इकोनॉमिक बिहेवियर, जो आप इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हो, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स के बारे में, स्केयर रिसोर्सेस के बारे में, और अल्टरनेटिव यूज के बारे में। तो लियोनार्ड रॉबिन्स की डेफिनेशन इस चीज के बारे में बात करती है। और नेक्स्ट हमारे आते हैं दैट इज कीन्स। कीन्स की डेफिनेशन किस पे फोकस आउट करती है, बिल्कुल क्लियर है, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनको हम जेएम कीन्स कहते हैं, कि हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस स्टेबिलिटी के थ्रू, हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट
हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एंड प्राइस स्टेबिलिटी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ। इस तरीके से अलग अलग लोगों की ये अलग अलग डेफिनेशंस है। क्वेश्चन पे आइए, इसका जवाब दीजिए। लोगों के आंसर वैसे आ गए हैं बेसिकली कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का, तो दैट इज रॉबिन्स डेफिनेशन। तो सॉमिल्स की जो डेफिनेशन है वो जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है, स्केयर रिसोर्सेज है, अल्टरनेटिव यूजेज है, हमारी डिमांड अनलिमिटेड है, इस तरीके से उनकी डेफिनेशन रॉबिन्स की डेफिनेशन पे डिपेंडेंट है। इसलिए इन दिस केस योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Any doubt, any query, you can solve, you can ask immediately. अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से क्लियर करने हैं, इफ यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, तो आप अभी भी LU अपडेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप प्रॉपर लेक्चर, प्रॉपर वीडियोस, प्रॉपर PDF और प्रॉपर तरीके से आपको MCQ, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। तो आप प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। और आप अगर अभी तक आपने अपने सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए हैं तो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शंस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। इफ एनी डाउट, एनी क्वेरी टू एनीवन टिल हियर, तो आप अपने क्वेरीज, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में आपकी रिवीजन की बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।